नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और अब वक्त हो चुका है जनमत का। रात के 9 बज चुके हैं। समय हो गया है आपके पसंदीदा शो का। जी हां, ऐसा शो जहां पर हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं और उसका परिणाम हम आपको दिखाते हैं रात को 9 बजे जनमत में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम आपको दिखाते हैं और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनको भी फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपके पास रखते हैं। कौन से हैं वो बड़े मुद्दे? लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये मुद्दे भी आ गए जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां, तिरंगे के अपमान पर सजा। जी हां, एक ऐसा मामला सामने आया है जहां की हमारे देश का जो तिरंगा है, जो कि काफी कानून होते हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, उस पर कुछ लड़कों के द्वारा कुरान की आयतें लिखी गई और उसके बाद एक अब कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। कोर्ट भी सख्त है और वो बिल्कुल भी माफ करने के मूड में यहां पर कोर्ट भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर बताएंगे आपको। हमने आपसे भी सवाल पूछा है कि तिरंगे पर अपमान जो किया जा रहा है उस पर सजा होनी चाहिए कि नहीं। ये आपसे प्रश्न है फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। और ये अगला मुद्दा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेन डीरेल एक साजिश है क्या जो ट्रेन डीरेल की गई है? क्योंकि अगर ट्रेन के नीचे, इंजन के नीचे कोई वस्तु मिलती है, कोई सामान मिलता है, ऐसा पहले भी तो हो चुका है। एक यूट्यूबर तो ऐसा करता था कि वो पटरियों में सामान रखता था और उससे भी हादसे का खतरा था। तो क्या जानबूझकर है? हमारी रिपोर्ट देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में। नदीम को भैंस मिली है। जी हां, ये भैंस के साथ इसकी जो फोटो हमने लगाई है, ये केवल हंसी का पात्र नहीं है, ये सच्चाई है पाकिस्तान की। नदीम को जहां पर भैंस दी गई है उसके ससुर के द्वारा। जहां पर आप सोचिए भारत में करोड़ों रुपए मिलते हैं खिलाड़ियों को जीत के बाद, यहां पर नदीम को भैंस मिल रही है। फिर और आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा जो है, रेप पर मजाक अगर किया जा रहा है तो उस पर सजा होनी चाहिए। क्योंकि अब सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? सोशल मीडिया पर यह हो रहा है कि उनके साथ जो मजाक बनाया जा रहा है उस लड़की का जिसका रेप किया गया है, तमाम तरीके के गंदे गंदे कमेंट्स। इसीलिए हमने इस मुद्दे को आपके लिए उठाया है। विस्तार से आपको बताएंगे, एक स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से भी समझाएंगे कौन है ये बदमाश। और फिर हिंसा का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? क्योंकि हिंसा हुई है, महाराष्ट्र की बात की जाए और फिर राजस्थान की बात की जाए, 2 जगह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो फिर अब कार्रवाई कैसे होगी और कौन इसके पीछे छिपा है, ये बड़े सवाल आपके लिए हमारी तरफ से स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। तो ये मुद्दे हमने आपको बता दिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की, जो कि कोलकाता से है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बाद से उठा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल की। सरकार और निजी अस्पतालों से लेकर निजी क्लिनिक तक सब कुछ बंद रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित। डॉक्टरों में ममता सरकार के प्रति गुस्सा है, रोष है। कोलकाता उच्च न्यायालय पहले ही विधि व्यवस्था को, सरकार को फटकार लगा चुका है। ममता की चिंता अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाने की है। पश्चिम बंगाल की सरकार बिल्कुल ऐसे कर रही है जैसे कि उनकी कोई गलती ही नहीं है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मार्च निकाला जा रहा है। सीबीआई की टीम अलग अलग पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोकन ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम बहुत ही मौलिक मांग कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे क्योंकि अब पीएम के हस्तक्षेप का समय आ गया है। रिपोर्ट के माध्यम से देखिए कोलकाता रेप मर्डर कांड से कैसे देश में गुस्सा है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की रेप कर हत्या करने का मामला अब पूरे देश में आंदोलन का रूप ले चुका है। जहां कोलकाता की उस डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए। जहां कटघरे में आरजी कर कॉलेज के साथ साथ राज्य की ममता सरकार है, जिनकी नाकामियों के खिलाफ आज पूरे देश में रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस मामले पर कभी पैदल मार्च निकाल रही हैं, तो कभी आरोपी के लिए मृत्यु दंड की मांग कर रही हैं। लेकिन सच तो यही है कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी इन दिनों बुरी तरह घिर चुकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बंगाल के प्रशासन की कुव्यवस्था का खुलासा हो रहा है, जिस पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित 2 सदस्यीय जांच समिति ने कोलकाता में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और जांच में खामियों का खुलासा किया है।
जिससे ये साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में कुव्यवस्था अपने चरम पर है। इन दिनों पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य झारखंड भी कुव्यवस्था और कुप्रबंधन के भयानक दौर से गुजर रहा है, जहां गैंगरेप की सजा काट रहा जिहादी शाहिद अंसारी ने इलाज के दौरान सुरक्षा में तैनात आदिवासी हवलदार चौहान हेम्ब्रम की लोहे की रॉड से मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी थी। जिस आदिवासी हवलदार के परिवार से मिलने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर मुस्लिम समाज और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कायदे कानून को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हमारे आदिवासी भाई सोनोली हेम्ब्रम को मार दिया, गला दबा के उनको मार दिया और जो लाइफ कन्विक्ट है वो फरार हो गया। आज मैं और बाबूलाल मारांडी जी उनका परिवार को मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी अभी मुझको खबर मिला है कि पुलिस सुबह ही उनका परिवारजनों को उठा के लेके गया। झारखंड के साथ साथ कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल के साथ भी है, जहां एक और सूबे की मुखिया ममता बनर्जी दोषियों को सजा देने की मांग तो कर रही हैं, लेकिन इन दिनों पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की रेप कर हत्या मामले की जांच में जो कमियों का खुलासा हो रहा है, वो कमियां ये साबित कर रही हैं पश्चिम बंगाल इन दिनों गंभीर रूप से बीमार है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तख्ता पलट है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं, पूरी खबर को और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है, क्या कुछ हुआ है आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में ग्राफिक्स के माध्यम से। तो हमने खबर आपको बताई, डॉक्टरों की 5 मांगे क्या है। रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में बदलाव हो, ये डॉक्टरों की 5 मांगे हैं। ये 5 मांगों की शुरुआत आपको करते हैं। अपराध की एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच हो, ये भी डॉक्टरों की मांगों में से एक है। परिसर में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान कर कड़ी सजा दी जाए, ये भी डॉक्टरों की मांग है। और कॉलेज में सीसीटीवी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन हो, ये मांग है। पीड़ित परिवार को क्रूरता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक मुआवजा मिले, ये मांग है। रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में बदलाव हो, तो ये मांगे हैं। अपराध की एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच हो, ये डॉक्टरों की बड़ी बड़ी मांगे जो हैं, प्रमुख मांगे हैं। परिसर में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान कर कड़ी सजा दी जाए। तो सीसीटीवी, सुरक्षाकर्मी, वो तमाम मुद्दे, अपनी हक की लड़ाई डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। सोचिए, ये डॉक्टर आपकी हमारी जान बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं और अब इनको अपनी जान के लिए लड़ना पड़ रहा है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर हस्तक्षेप जल्दी करना चाहिए और अगर पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कुछ छुपाया जा रहा है तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मामला तो अब पूरा सीबीआई के पास है ही। अब इतना विलंब क्यों है? क्योंकि डॉक्टर अगर नाराज होंगे तो फिर लोगों को बचाने वाला आखिर है कौन? अगर डॉक्टर ही यहाँ पर खतरे में है तो लोगों की जान, उनकी जान खतरे में रहेगी तो बाकियों की जान की तो क्या ही लाले ही पड़ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि इसी से जुड़ी हुई है, इसी घटना से जुड़ी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कोलकाता में क्रूर बलात्कार मामले में देश न्याय की मांग कर रहा है। देश चाहता है न्याय हो जाए, लेकिन इस बीच कई अन्य लोग इसी बीच आपको बता रहे हैं जो इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, वे पीड़ित और अपराध का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं और इसमें शामिल आरोपी व्यक्तियों का महिमा मंडन करके इसे और अधिक उचित ठहरा रहे हैं। मेहताब नामक आईडी से पीड़ित को लेकर अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसने लिखा कि उसे भी आरोपियों के समूह का हिस्सा होना चाहिए था, जिन्होंने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रात की ड्यूटी के दौरान डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया था। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो मजाक बना रहे हैं इस महिला का, इसकी मौत का, इसके बलात्कार का। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कैसे कैसे इस महिला के साथ जो हुआ और इनके कमेंट्स जिस तरीके से आ रहे थे वो हमने आपको दिखाए। और ये एक सच्चाई है समाज की, कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनके द्वारा ये सब किया जा रहा है और इसको बंद करना चाहिए। हमने वो सब कुछ ब्लर किया है जो हमें आपको नहीं दिखाना था और ये समाज की सच्चाई। एक महिला
एक महिला जिसका बलात्कार किया गया है, उसके साथ अगर ये सब हो सकता है तो सोचिए बाकियों के साथ क्या ही इनका रवैया रहा होगा। जरा सी भी शर्म नहीं है, शर्म मर गई है इन लोगों की। ये रेप पीड़िता का मजाक बना रहे हैं, अलग अलग फोटोएं, मीम्स बना रहे हैं। कुछ तो शर्म करो कि आपके घर में बहन बेटियां नहीं हैं, मां नहीं है, जो आप इस तरीके से करते हैं। क्योंकि अगर ये लोग सोचते हैं कि ऐसी घटना इनके घर में नहीं हो सकती, इनके साथ नहीं हो सकती, तो ये एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, शायद ये पागल हैं। हमने इस खबर पर आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा कि रेप पीड़िता का मजाक बनाने वालों को होनी चाहिए सजा। हां में जवाब देने वाले 99% लोग थे, ना में जवाब देने वाले केवल 1%। तो 99% लोग, लगभग 100% कहूंगा, बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि भाई ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो मुद्दा हमने बंगाल का रखा, किस तरीके से पीड़िता का मजाक बनाया जा रहा था वो आपको बताया, डॉक्टरों की मांग बताई। अब आइए अब चलते हैं बाकी घटनाओं पर, खास तौर पर राजस्थान में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, उसको लेकर। शुरुआत उदयपुर से। उदयपुर चाकूबाजी मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई करी है, एक्शन लिया है। आरोपी के अवैध मकान पर, यानी कि जहां पर वो रहता था उस मकान पर ही बुलडोजर चला दिया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो वहां पर किराए पे रहता था, लेकिन फिर भी उस मकान को टारगेट किया गया, उस पर बुलडोजर चलाया गया। वन विभाग की जमीन पर वो मकान था, इसलिए उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, उसको तोड़ दिया गया बुलडोजर के माध्यम से। और ये एक संदेश उन लोगों के लिए भी है कि आप किसको अपने घर में रख रहे हैं, ये भी बड़ा प्रश्न है, जानना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने उदयपुर हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्तियों पर कार्रवाई की है। जिस समय आरोपियों की संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही थी, उस समय इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। बीते दिनों चाकूबाजी की घटना के बाद इलाके में भारी तनाव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद इलाके में शुक्रवार रात से 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। देखिए उदयपुर हिंसा पर सरकार की कार्रवाई पर यह स्पेशल रिपोर्ट। झीलों की नगरी उदयपुर के स्कूल में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद हुई हिंसा से पूरा उदयपुर शहर सहम गया है। हिंसा के बाद हालात से निपटने के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार ने तत्काल बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया है। हालांकि झीलों की नगरी पूरी तरह से संगीनों के साए में है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन पुलिस की सख्ती से पूरे शहर में शांति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन पल पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए चाकू लगने से घायल हुए बच्चे का एमबी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घायल छात्र के इलाज के लिए जयपुर से 3 डॉक्टर्स की टीम भी वहां पहुंच गई है। प्रशासन ने आज रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है। वहीं शहर के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रात भर मामले को शांत करने में जुटे रहे। पहले प्रशासनिक स्तर पर हाई लेवल मीटिंग हुई, बाद में पुलिस और प्रशासन ने विभिन्न पक्षों से बातचीत की। बवाल और नहीं बढ़े, इसके लिए उदयपुर के आसपास के जिलों समेत जयपुर से भारी अतिरिक्त पुलिस उदयपुर पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि आज फिर कोई बवाल नहीं हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यही शिक्षा विभाग अब जागा है। उदयपुर की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने आज बड़ा फरमान जारी करते हुए स्कूलों में धार और किसी भी तरह की नुकीली वस्तु लाने पर रोक लगा दी है। और यह रोक चाकू, छुरी, धार कैंची और नुकीली वस्तुओं पर लगाई गई है। हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका मूल कारण ढूंढना चाहिए। उदयपुर में आक्रोश की लपटें शांत करने के लिए पुलिस की 7 कंपनियां उदयपुर भेजी गई है। फिलहाल शांति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए कार्रवाई हो गई और ये संदेश भी चला गया कि अब हर बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये भी है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ एक हिंदू संगठन की तरफ से बुलाए गए बंद के दौरान शुक्रवार को उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव और नासिक शहर में उस वक्त तनाव हो गया जब 2 समूहों में झड़प हुई और पथराव किया गया। वहीं स्थिति नियंत्रित करने के दौरान 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब हिंसक हो गया
जब भद्रकाली इलाके में दुकानें बंद कराने को लेकर कुछ दुकानदारों की प्रदर्शन कर रहे युवाओं से झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव किया गया, साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये उस पत्थरबाजी की, उस लड़ाई की आपको दिखा रहे हैं जहां पर दंगे की स्थिति थी। वहीं नासिक से पहले छत्रपति संभाजी नगर और अहमदनगर में मुस्लिम समुदाय ने बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया था। तो ये हिंसा के पीछे क्या गहरी साजिश है? अगर एक आंदोलन किया जा रहा है तो झड़प क्या वहां पर हो जाएगी? महाराष्ट्र में यह प्रदर्शन के दौरान हिंसा किस ओर इशारा करती है, यही बड़ा सवाल है। तो देखिए, तस्वीरों के माध्यम से देखिए तनाव कितना है। उदयपुर की भी हालत आपने जानी, एक अलग मुद्दा था। महाराष्ट्र में भी एक हिंसा का अलग मुद्दा था, लेकिन साजिश है क्या इसके पीछे, यही हमारा आपसे प्रश्न है। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। मुद्दा आपने जाना, आपको तस्वीरों के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से समझाया। अब इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा, पोल यानी कि जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हम आपसे पूछते हैं, ये रहा वो पोल। उदयपुर और महाराष्ट्र हिंसा के पीछे गहरी साजिश है क्या? लोग तो ऐसा मानते हैं। 96% लोग कहते हैं हाँ, 4% लोग कहते हैं ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि हाँ, इसके पीछे बड़ी साजिश है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बिहार की एक और बड़ी खबर। और ये खबर ऐसा लगता है पुनरावृत्ति होती है इस घटना की। पुल बार बार गिरते हैं। बिहार में पुल गिरने की घटना मानो आम हो गई है। हो भी क्यों ना, देश के आम लोगों के टैक्स से बने जो पुल हैं, आज एक बार फिर भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर यह निर्माणाधीन 4 लेन का पुल का एक हिस्सा तीसरी बार गंगा नदी में गिर गया। ये एक बार नहीं गिरा, 3 बार ये पुल के हिस्से टूटे हैं। इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही है, जो खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। पुल गिरने की वजह बाढ़ के चलते पिलर के डूबने को बताया जा रहा है। पुल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि इस वक्त बाढ़ के चलते पुल निर्माण का कार्य रोक दिया गया था। सोचिए, अगर बाढ़ नहीं होती, उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता या उस पर काम किया जा रहा होता तो ये हादसा बड़ा हो सकता था। खबर है कि सुल्तानगंज से अगुवानी घाट तक पिलर 9 हम जरूर कहेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ दी पुल टूट रहे हैं। तो ये जरूर लगता है कहीं न कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। और फिर इसमें हम एक बार और बोले हैं कि ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे? तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। 10 साल से निर्माणाधीन है, 2 बार बीच में गिर भी चुका है अगवानी सुल्तानगंज पुल, और उसके बाद आज तक कारण भी नहीं पता चला है किस कारण गिरा। ना टेस्ट में उसका जानकारी हुआ, उसमें एसपी सिंगला जो कंपनी है ना उस पे कार्रवाई हुई, ना रॉडी कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई, ना किसी अधिकारी पे। हर साल बोला जाता है कि अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। 2021 में पूछा गया तो 22 में होगा, 22 में पूछा गया 23 में होगा, 23 में पूछा गया 24 में होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद कंप्लीट होगा, थोड़ा मेहनत कर देंगे तो अगस्त तक हो जाएगा सर। आप भी पूरी स्थिति से अवगत हैं और सरकार भी इस मामले में, विभाग, पथ निर्माण विभाग दोनों पूरी तरह मुस्तैद है और सरकार लगातार जो प्राथमिक कर रही है। इसलिए मैं आपसे, सरकार द्वारा पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है। क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं? सर, हम तो संकल्प वापस लेंगे ही, इसमें कोई संकल्प वापस हुआ, लेकिन करवा दिया। देखिए, अभी हमको जानकारी जो है वो मिली है कुछ देर पहले, और ये लगभग जो है तीसरी बार जो है ये पुल गिरा है। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के इसको बनाया जाएगा। फिर कोर्ट का मसला था, कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि शायद जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है
ये दोबारा बनाएगी। लेकिन अगर ये तीसरी बार ये गिरा है तो कहीं ना कहीं से जो है उसका हर एक चीज़ जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे उस समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। तो जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से शादी करना भारी पड़ रहा है। लड़की लगातार उसको धमकियां मिल रही हैं। लड़की को नोएडा के सेक्टर 63 स्थित बुद्ध विहार में, जहां 3 साल पहले एक मुस्लिम लड़की ने अपनी मर्जी से रोहित नामक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी, लेकिन मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से शादी करना उसके समाज को रास नहीं आ रहा और वो लगातार उसके पीछे पड़े हैं और लड़की से उसके पति को धर्म परिवर्तन करने और उसके बच्चे का खतना कराने के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसा ना करने पर लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं, जिसकी सूचना लड़की सेक्टर 63 थाने के शिजारसी पुलिस चौकी पर दी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां उसे न्याय मिलने के बदले उससे पैसा मांगा जाता है, जिसकी वजह से वह निराश होकर वापस चली जाती है। पति के धर्मांतरण कराने के लिए जिहादी लगातार धमकी दे रहा है। जिहादी अरमान, जो कि एक बेकरी नाम से दुकान चलाता है और उसके साथी लगातार लड़की को परेशान कर रहे हैं। पीड़ित लड़की का आरोप है कि साजिश के तहत उसके पति रोहित को जेल भेज दिया गया है। न्याय ना मिलने पर पीड़िता ने पूरी आपबीती सुनाई। ग्राउंड जीरो से देखिए नोएडा संवाददाता सृजन शुक्ला की रिपोर्ट। अभी तक मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मामला है उत्तर प्रदेश के नोएडा के बुद्ध विहार का। सेक्टर 63 थाना पड़ता है, छिजारसी चौकी पड़ती है। यहाँ पर एक मुसलमान लड़की 3 साल पहले रोहित नामक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है, लेकिन इनका शादी करना, हिंदू धर्म में आना कुछ जिहादियों को रास नहीं आता है। वो लगातार मुसलमान लड़की के पीछे पड़े रहते हैं और लड़की से कहते हैं कि तुम हिंदू लड़के को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ संबंध में आओ, नहीं तो हम उस हिंदू लड़के को मार डालेंगे। आखिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। पूरा मामला हम जानते हैं। मुसलमान लड़की जो कि इस समय पूजा हो गई है रोहित की पत्नी पूजा से। पूरा मामला ये है कि मैंने शादी तो कर ली थी, पर 3 साल के बाद मैं अच्छे से रह रही थी, हम लोग अच्छे से रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे अच्छे से। पर कुछ लोगों ने ये भी बोला था मुझसे कि अपने हस्बैंड को मुसलमान बना दो, अपने हस्बैंड को वहाँ पे दिल्ली ले जाओ। दिल्ली में एक सरकारी मदरसा है जहाँ पे निकाह होता है, सरकारी सारे काम होते हैं, पक्के सबूत होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ले जाओ, वहाँ पे ले जाके उनको मुसलमान बना दो। वहाँ पे वो कलमा वलमा पढ़वाएंगे और फिर उसके बाद मेरा हस्बैंड मुसलमान बन जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे लड़के के ऊपर सवाल उठाया गया। जब मेरा लड़का नहीं था उससे पहले भी बोला गया था, और जब मेरा लड़का हो गया तो मेरे लड़के के ऊपर सवाल उठाया कि चलो तुम्हारा आदमी हिंदू है तो तुम अपने लड़के को मुसलमान बना लो, क्योंकि तुम्हारा आदमी तुम्हारा सगा नहीं होगा, तुम्हारा लड़का मुसलमान होगा तो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वो अभी भंगी में हो गया है, यूँ बोला। पर मेरे हस्बैंड भंगी नहीं है, ठाकुर है मेरे हस्बैंड। पर कुछ लोग मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चे को भंगी कहलाते हैं, ये बोलते हैं। पर मैंने फिर भी अपने उन लोगों की बातें इग्नोर कर मैंने कुछ नहीं सुना उन लोगों का। पर उन लोगों ने यही मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है कि तुम अपने हस्बैंड को हिंदू मुसलमान बना दो, ये कर दो, वो कर दो। पर मैंने किसी की नहीं सुनी और इस बात पे मैंने एप्लीकेशन भी डाली थी, पर सब लोगों ने, पुलिस वालों ने मेरी इग्नोर कर दिया। कुछ बात को मतलब ऑप्शन ही नहीं उठाया कुछ भी कि हाँ हम एप्लीकेशन लिख के या हम साथ में चल रहे हैं या हम उनको उठा लाएंगे थोड़ी देर बाद। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं अकेले ऐसी इंतजार करती रही कि कब आएंगे पुलिस वाले उनको उठाने के लिए, कब वो करेंगे, पर कोई नहीं आया मेरा साथ देने के लिए। अगर मेरे पति को नहीं छुड़वाया गया तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरा आदमी के सिवा कोई नहीं है, मेरा बच्चे को और मेरा, क्योंकि मेरा छोटा सा लड़का है। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं अभी तक, मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। जब से मेरे हस्बैंड गए, जब से मैं भूखी ऐसी पड़ी हूँ खाली पेट। अपने लड़के का दूध पानी के लिए भी मैं दूसरों से पैसे मांग रही हूँ। मेरे पास अभी 1 रुपया नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे हस्बैंड को छुटवाएं। क्या कहना है, योगी सरकार से कुछ कहना चाहती हैं?
योगी जी से कुछ कहना चाहती है? योगी जी से कुछ नहीं, बस योगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि जो जिन जिन लड़कियों के साथ गलत होता है उन उन लड़कियों को इंसाफ दिलवाएं और उन 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 लड़कियों को इंसाफ दिलवाकर उन लोगों को पकड़े जिन लोगों ने लड़कियों के साथ गलत करा है। जैसे मेरे साथ हुआ है गलत, मेरे हस्बैंड को झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। उन लोगों ने बोला था कि अगर तुम अपने आदमी को नहीं छोड़ोगे तो मैं झूठे इल्जाम में फंसवा दूंगा, और यहाँ तक कि पैसे भी उन लोगों ने पुलिस में भरे हैं कि जेल में भी उनको मरवाना है। अच्छा। हाँ, ये इतना सब कुछ करा है। तो आपने देखा यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ था और ना ही कोई जिहाद जैसा कोई मामला था। अक्सर जब हम खबर बनाते, खबर जब हिंदू का करने आते हैं तो जिहादी कहते हैं कि जिहादियों का हमेशा से रुख यही रहा है कि जिहादी हमेशा अपना धर्म बदलकर, अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदू लड़का जो था रोहित नाम का, वो ना तो अपना धर्म बदला था और ना ही अपना नाम बदला था। उसने सच्चाई बताई और सच्चाई से ही रूबरू हो करके ये लड़की उसके साथ संपर्क में आई और 3 साल पहले धर्म को जानते हुए उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और अब एक साथ दोनों लोग रहने लगे। लेकिन ये मुसलमान लड़की के समाज को, उन जिहादियों को रास नहीं आया जो हमेशा धर्म बदलकर जिहाद करते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी चंदन के साथ सृजन शुक्ला, सुदर्शन। भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आयोग के अनुसार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। हरियाणा के कुल 90 निर्वाचन क्षेत्रों में से 73 जनरल, एससी की 17 सीटें हैं। कुल मतदाताओं की संख्या भी आपको बताएंगे, वो सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन चुनाव आज जो आयोग है उसके दौरान जब उन्होंने दे दिया है कि भाई अब ये वोटिंग होनी है, चुनाव होनी है, 1 तारीख को 4 तक मतदान भी हो जाएगा, जो काउंटिंग है उसके रिजल्ट आ जाएंगे 4 तारीख तक। अब वहां पर हर पार्टी तैयारियों में लग चुकी है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है और डिटेल आप देखिए। ये बड़ी स्क्रीन में आप जानिए क्या है हरियाणा के चुनाव में खास। हरियाणा विधानसभा में सीटों का ब्यौरा, 17 सीटें यहां पर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। ये सीटों के ब्यौरे के आप हिसाब से समझिए। ये स्पेशल ग्राफिक्स आपके लिए। और बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है, क्योंकि आपको पता है 90 सीटें हैं तो 46 मेजॉरिटी है। हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र है, ये 90 सीटें हैं। 46 का आंकड़ा यहां पर बहुमत का है, ये आपके लिए, जिसमें से 73 यहां पर 73 जो हैं जनरल हैं, एसटी जो हैं, और उसके साथ एससी की भी आपको आंकड़ा हमने दिया। मतदाताओं की संख्या 2.1 करोड़ है। बहुत ज्यादा मतदाता नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन 2 करोड़ मतदाता जो हैं वो किस्मत तय करेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.06 करोड़ है। ये पुरुषों की जो संख्या है मतदाताओं की वो आपको बता रहे हैं। ये हरियाणा विधानसभा में सीटों का बंटवारा। साथ साथ महिला मतदाताओं की संख्या 0.95 करोड़ है। तो लगभग बराबर बराबर कहीं आप समझ सकते हैं, महिला मतदाता पुरुष मतदाता। अब देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुल 20,429 पोलिंग स्टेशन होंगे। ये हरियाणा के चुनाव में खास है। पोलिंग स्टेशन इवन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में बनाने का इन्होंने जो है इरादा रखा है, तैयारी। ये पोलिंग बूथ जो है 10,495 लोकेशंस पर होंगे। लगभग डबल का आंकड़ा आप सोचिए, लोकेशन के हिसाब से 2 पोलिंग बूथ यहां उसी के अनुसार इन्होंने ये बनाया है। 7,132 पोलिंग बूथ शहरी क्षेत्रों में होंगे। शहरी आबादी भी ज्यादा होती है, वहां पोलिंग बूथों की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 13,497 पोलिंग केंद्र होंगे। ये है हरियाणा में खास विधानसभा चुनाव। ये एक एक डेटा आपके लिए हमने एकत्रित किया है, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर औसतन 977 वोटर हैं। ये औसतन है, ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, सभी को बराबर का मौका मिले, उस लिहाज से आपको दिखा रहे हैं। कुल 20,429 पोलिंग स्टेशन, 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग है। इसलिए 1 अक्टूबर अगर आप हरियाणा के हैं, जैसे हम तो हरियाणा के ही माने जाते हैं, तो हमें भी 1 तारीख को वोट डालने जरूर जाना है। 90 सीटों की किस्मत का फैसला 1 तारीख को तय होगा और 4 अक्टूबर को घोषित होंगे नतीजे, क्योंकि यही काउंटिंग का दिन है, मतगणना का दिन है।
नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो आपको हर टीवी चैनल पर 5 सितंबर के दौरान यही सब नजर आने लगेगा, कौन नामांकन भरेगा। 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, 12 तक की डेडलाइन है, उसके बाद नहीं आप दाखिल कर सकते हैं। 5 को शुरुआत, 12 को लास्ट डेट। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी कि नामांकन सही है नहीं है, उनको रद्द भी कर दिया जाता है अगर पेपर्स पूरे ना मिलें। तो ये प्रक्रिया 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आप जब नाम भरते हैं, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो एक तय सीमा होती है, वहां पर आप नाम वापस भी ले सकते हैं। तो हरियाणा में जम्मू कश्मीर के अंतिम चरण के साथ वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में वोटिंग हो रही है, तो तीसरे चरण में यानी 1 अक्टूबर को वोटिंग है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में भी वोटिंग होने वाली है। 27 अगस्त को वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, ये आपको बता दें। 19 से 20 अगस्त की बात कही गई थी, लेकिन 27 अगस्त को वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है, हमारे हरियाणा में। और उसकी किस्मत की जो है आप फैसला देखिए। 2019 में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी थोड़ा सा, ये बीजेपी की 2019 की जो नतीजे रहे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। 2014 में तो प्रचंड बहुमत मिला ही था बीजेपी को, लेकिन 2019 में बीजेपी बहुमत से थोड़ा दूर रह गई थी। बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। 46 सीटों का जो आंकड़ा है वो बहुमत आपको दिलाता है, लेकिन 40 सीटें बीजेपी को 2019 के चुनाव में मिली थी विधानसभा। कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीती थी। इसका मतलब कांग्रेस की भी जो परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा खराब नहीं कहेंगे। 31 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और इसीलिए गठबंधन की वहां पर सरकार बनी थी, जेजेपी के साथ गठबंधन किया था। 2014 में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। देखिए पीछे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, उसके बाद थोड़ा कमजोर परफॉर्मेंस, लेकिन 40 सीटें, 7 सीटें माइनस हो गई और जेजेपी के साथ फिर गठबंधन करके फिर वहां पर सरकार बनाई गई। तो ये थे ग्राफिक्स के माध्यम से जो हमने आपको ये पूरी खबर आपको दिखाई है और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पूरी खबर को हमने यहां पर समझाया। चलिए, ये तो हरियाणा के चुनाव के लिहाज से आपको हमने स्पेशल रिपोर्ट दिखाई और आपको बताया क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 1 तारीख को 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है और 4 अक्टूबर को मतगणना भी हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई है। हम सोशल मीडिया पर पोल भी करवाते हैं आपसे, आप जो नतीजा देते हैं उसी पर हम अपना मुद्दा रखते हैं और जानकारी आपको देते हैं। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस अचानक कानपुर के पास पटरी से उतर गई। यह घटना रात करीब 2:35 पर गोविंदपुरी इलाके में हुई, जहां ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। लेकिन इस हादसे ने साजिश की आशंका को जन्म दिया है, खासकर जब ट्रैक के पास एक संदिग्ध वस्तु मिली है। मतलब कुछ संदिग्ध वहां पर रखा गया था क्या, या फिर वहां पर पड़ा था, यही तो सवालिया निशान है। क्या यह केवल एक दुर्घटना है या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश छिपी है? क्या इस टुकड़े को जानबूझकर रखा गया था ताकि ट्रेन को पटरी से उतारा जा सके? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस गंभीर मामले की जांच आईबी और यूपी पुलिस को सौंप दी है। क्या यह घटना भी रेलवे की सुरक्षा प्रणाली में खामियों का संकेत है? आइए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं ताकि मामले की गंभीरता को समझ सकें। बीती रात भारतीय रेलवे के इतिहास में एक और रहस्यमय घटना ने सबको चौंका दिया। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही ट्रेन संख्या 19168 साबरमती एक्सप्रेस अचानक कानपुर के पास पटरी से उतर गई। ये घटना रात करीब 2:35 पर गोविंदपुरी इलाके में हुई, जहां ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। लेकिन क्या ये महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी और खतरनाक साजिश का हाथ था? ट्रेन का इंजन एक बड़े बोल्डर से टकराया, जिससे इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और जिसकी वजह से ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई और रात के अंधेरे में दहशत फैल गई। लेकिन इस घटनाक्रम ने एक सनसनीखेज मोड़ तब ले लिया जब रेलवे अधिकारियों ने ट्रैक के पास एक बड़ा लोहे का टुकड़ा पाया। ये टुकड़ा, जो पटरी के हिस्से जैसा दिखता है, 16वीं बोगी के नीचे मिला और अब इसे साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है। अब सवाल उठता है कि क्या यह लोहे का टुकड़ा महज एक दुर्घटना का कारण था या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश छिपी हुई है? क्या इसे जानबूझकर रखा गया था ताकि ट्रेन को पटरी से उतारा जा सके और जान माल का भारी नुकसान किया जा सके? ये सवाल अब तूल पकड़ रहा है, खासकर जब रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रहस्यमय हादसे की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच आईबी और यूपी पुलिस को सौंप दी है। मंत्री ने ट्वीट किया कि दुर्घटना स्थल से मिले साक्ष्यों की गहराई से जांच की जाएगी
और इस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यह भी है कि भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर इन हादसों का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये हादसे रेलवे की सुरक्षा नीतियों की कमजोरी को उजागर करते हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। क्या हम कार और एयरलाइन की तरह ट्रेनों में भी सुरक्षा के नए मानक लागू नहीं कर सकते? क्या ट्रेन में सीट बेल्ट जैसी सुरक्षा सुविधा लागू करनी चाहिए, जिससे ऐसे हादसों के समय यात्रियों के घायल होने से बचाया जा सकता है? सोशल मीडिया पर इस घटना ने जमकर चर्चा बटोरी है। लोगों का कहना है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले लोग अपने मजे के लिए ट्रेन की पटरी पर पत्थर या अन्य वस्तु रख देते हैं, जिसे फिर वो टूटते हुए देखते हैं, जो बड़े हादसे को बुलावा देता है। कुछ कट्टरपंथी तत्व रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर अपने घर बनाते हैं, ताकि समय पड़ने पर रेलवे लाइन को ब्लॉक करना आसान बन जाए, जिसके चलते रेलवे को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की आवश्यकता है। भारतीय रेलवे के इतिहास में कई रहस्यमय हादसे हुए, जिनमें साजिश की आशंका जताई गई थी। साबरमती एक्सप्रेस का यह हादसा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है। रेलवे ने हादसे के बाद 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 3 ट्रेनों के मार्ग बदल दिए हैं। यात्रियों को कानपुर स्टेशन तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी ट्रेनें भी लगाई गई। अब सवाल ये है, क्या इस हादसे के पीछे कोई बड़ी कट्टरपंथी साजिश छिपी हुई है? क्या जांच से इस रहस्यमय मामले का कोई बड़ा राज खुल सकता है? क्या हमें ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा के नए मानक तय करने की जरूरत है? इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए सुदर्शन के साथ जुड़े रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इसी खबर को आपको हमने समझाया और इस पर पोल भी आपको दिखाते हैं। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसा नहीं साजिश है। 92% 92% लोग ये मानते हैं, 8% लोग इसको नहीं मानते, लेकिन प्रचंड बहुमत ये मानता है इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि वस्तु तो नीचे रखी हुई मिली थी। इसी पर एक महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको पैकेज के माध्यम से भी बताई, वो भी आपने समझी। हमने ये कहा कि भाई जब गाड़ी में सीट बेल्ट लगाई जाती है, जब हवाई जहाज में सीट बेल्ट लगाई जाती है, तो क्या बसों में, ट्रेनों में यहां पर भी कुछ ऐसा प्रावधान नहीं करना चाहिए? मान लीजिए झटके के साथ ट्रेन अगर पटरी से उतरती है तो उस दौरान पैसेंजर्स को उतनी चोट ना लगे, अगर उनको ऐसे ही किसी बेल्ट से रखा जाए, कोई बांध के, जैसे कोई सीट बेल्ट का कोई, इसका उपयोग क्या हो सकता है, ये साइंटिफिक पहलू क्या है, इस पर सरकार अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो शायद हम कहेंगे कि कुछ जानें और बच सकती हैं। ये हमारा अनुमान है, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जब प्लेन में सीट बेल्ट है, कार में सीट बेल्ट है, तो बाकी जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सभी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए ताकि झटके के दौरान यात्रियों की जान जो है वो सुरक्षित रखे, कोई ऐसा कोलिजन या टकराव उनकी शरीर के साथ ना हो किसी मेटल से, किसी प्लास्टिक से, और उनकी जान बच सके। ये हमारा यहाँ पर सुझाव था सरकार को भी और पूरी दुनिया को भी। एक अगली खबर का रुख करते हैं, बात करेंगे कर्नाटक की और वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार की। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा घोटाला मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, जिस पर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इन दिनों बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करना है, लेकिन साथ साथ लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध भी इसको कराना होता है। आपको बता दें कि मूडा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी। इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते हैं। ये योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी, जिसे 2020 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन अब इस पर आरोप है कि योजना के बंद होने के बाद भी मूडा ने योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को इसी के तहत लाभ पहुंचाया गया। वहीं राज्यपाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अब मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने इस राज्यपाल के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है। कहने की जरूरत नहीं है कि कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कि सीएम अपने पद पर बने रहेंगे।
जबकि उनके अधीन काम करने वाली एजेंसियां उनके खिलाफ आरोपियों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सीएम नैतिक जिम्मेदारी लेंगे और निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा देंगे। तो मूडा केस में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मामले पर बैठक कर और सोमवार को राज्यपाल के मुकदमे वाले फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, 1 अगस्त को हमने कैबिनेट की बैठक की और राज्यपाल से निर्णय वापस लेने की मांग की। हमने उनसे यह भी कहा कि शिकायत में कोई दम नहीं है और शिकायत को खारिज करके लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए। तो ये हो रहा है कर्नाटक में, जहां पर सिद्धरामैया जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन पर मूडा को लेकर बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। The Honorable Governor of Karnataka has sanctioned the prosecution against Chief Minister Siddaramaiah regarding the very serious allegations he has been facing regarding the Mooda scam. This is a very significant development. The serious allegations, the nature of the allegations are very serious. The investigating agencies will now have to start the process of prosecution, and needless to say, one cannot expect the Chief Minister to continue in office while agencies that report to him. It is the decision taken by Governor. He has no authority, he has no jurisdiction. It is totally unconstitutional. So we will fight it out legally. They are not tolerating this government, and they are not tolerating the leadership, my leadership, because this government is implemented all guarantee schemes, and these guarantee schemes are only for poor people of all countries, all religions. So that is why this government is against social justice, against the poor people, against our guarantees. The central government is against these guarantees, and BJP is totally against. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के जालौन नगर क्षेत्र में अरबी आयत लिखा तिरंगा लेकर चलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 6 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं का फायदा सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न करने और विभिन्न समुदायों के बीच गलतफहमी बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने गुलामुद्दीन और 5 अन्य की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह कृत्य प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के समान है। कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज धार्मिक, जाति और सांस्कृतिक मतभेदों से ऊपर राष्ट्र की एकता और विविधता का प्रतीक है। यह भारत की सामूहिक पहचान और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एकीकृत प्रतीक है। तिरंगे के प्रति अनादर का कृत्य दूरगामी सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव डाल सकता है, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि कुछ व्यक्तियों के कार्यों का उपयोग पूरे समुदाय को कलंकित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि जालौन नगर में 28 सितंबर 2023 को ईद ए मिलाद के मौके पर निकाले गए जुलूस में कुछ लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के रंग वाले झंडे, इसमें अशोक चक्र नहीं बना था, में अरबी भाषा में कुरान की आयत लिखी थी, उसको लहराया था। ये अरबी शब्द सफेद पट्टी में लाल अक्षरों में लिखे थे। कुछ धार्मिक संगठनों ने इस पर आपत्ति कर पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने उक्त झंडे को कब्जे में ले लिया था। तो ये तिरंगे का अपमान अब कोर्ट को बर्दाश्त नहीं है, और तिरंगा राष्ट्र की विविधता का प्रतीक तो है ही, लेकिन इस पर आप कोई मजहबी कुछ लिख नहीं सकते, उसकी अनुमति कोर्ट भी यहां पर नहीं देता है। और उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि इसको ध्यान हमेशा देना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। तिरंगे पर कुछ नहीं लिखा जा सकता, उसको अपमानित नहीं किया जा सकता, यही कानून है। चलिए, इसी खबर पर हमने आपसे प्रश्न पूछा। हमने तो आपको खबर दिखाई, तस्वीरें दिखाई, लेकिन आपसे जो पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा, तिरंगे के अपमान पर होनी चाहिए सजा। 97% लोग कहते हैं हाँ, 97% हाँ, ना कहने वाले केवल 3%। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि हाँ, सजा तो होनी चाहिए। चलिए, ये सारे मुद्दे आपको दिखाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपको एक और दिखाते हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंकने का गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी यानी कि अरशद नदीम का एक वीडियो ही हाल में सामने आया है, जो कि वायरल भी हो रहा है, तस्वीरें भी वायरल हो रही है। और ये मामला ही कुछ ऐसा है कि इसको आप कहेंगे पूरी खबर ही वायरल है, जिसमें उन्होंने अपने ससुर से मिले तोहफे पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। नदीम का वीडियो उनकी हाल की सफलता के बाद पाकिस्तान में बधाइयों और इनामों की झड़ी के बीच आया है। उनकी इस बड़ी जीत के बाद पाकिस्तान में उन्हें काफी सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकारी अधिकारियों से लेकर उद्योगपतियों तक ने उन्हें इनाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नदीम को उनके ससुर द्वारा दिए गए तोहफे पर उनकी प्रतिक्रिया काफी चर्चित हो रही है। पाकिस्तान में इस तरह के तोहफे और पुरस्कार एक बड़ी आर्थिक संकट की तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, ये भैंस दी है जो नदीम को भैंस ससुर से, ये उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। सोचिए, प्राइज जीता होता, गोल्ड जीता होता तो इनाम क्या होता? करोड़ों रुपए, नौकरी और वो तमाम चीजें। लेकिन ये गोल्ड जीतने पर, मेडल जीतने पर ससुर ने अपने जो है दामाद के लिए एक भैंस दी है। और पाकिस्तान में शायद यही इनाम है खिलाड़ियों के लिए, वो भी जबकि पहला गोल्ड कोई व्यक्ति लाया तब। एक तरफ पाकिस्तानी सरकार और बड़े पुरस्कार देने में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की आर्थिक स्थिति और भी अधिक चिंताजनक होती जा रही है। पाकिस्तान की जीडीपी और भारत की जीडीपी के बीच का अंतर दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है। पाकिस्तान की जीडीपी में लगभग 350 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि भारत की 3.7 ट्रिलियन डॉलर। बड़ा फर्क यहां पर साफ नजर आता है। भारतीय खिलाड़ी होता तो क्या ना मिलता, लेकिन नदीम को मिली तो एक भैंस, एक काली भैंस इनाम के तौर पर ससुर के द्वारा। तो अरशद नदीम की जीत को पचा नहीं पा रहा है पाक। ये देखिए, ये हमारा जो पोल है 100% रिजल्ट इसमें आया है। आप जाइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेक करिए, ये आपकी पोल का रिजल्ट है। पाकिस्तान के मामले पर 100% लोग कह रहे हैं कि भाई हाँ, अरशद नदीम की जीत को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। और कोई ऑल्टो देने की बात कहता है, कोई भैंस देने की बात करता है, और इस तरीके से मजाक, कोई 1100 रुपये दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। लेकिन इतनी कम आर्थिक स्थिति वहां की है, निचले स्तर की आर्थिक स्थिति है कि वहां पर इतना ही इनाम मिल सकता है। ये पाकिस्तान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 100 पे 100%। ये देखिए, अरशद नदीम की जीत को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा। और हमने आपसे यही प्रश्न पूछा था। आप ये सोचिए कि अगर भारतीय खिलाड़ी होता तो उसको क्या ना मिलता? गोल्ड मिलता, और तो गोल्ड मिला होता तो उसको करोड़ों की सौगात, नौकरी और इनाम, गाड़ियां, सब कुछ मिलता है। लेकिन नदीम को मिली भैंस। चलिए, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी प्रोडक्शन और एडिटोरियल टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।